बच्चों अपन ने चैप्टर नंबर 9 है उसके कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें और उसके पश्चात आप क्या करें कि इनका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद आप ये क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करें। आपके कितने राइट होते हैं आप लोग खुद आप अंदाजा लगाइए, फिर आप मेरे वीडियो से मिलाइए कि सर इतने हमारे राइट हो रहे हैं। ठीक है, और अब अपन शुरुआत करते हैं सवाल की। इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज कहाँ स्थित है? ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा है लंदन, तीसरा मैक्सिको और चौथा है अमेरिका। तो आपको इसका उत्तर बताना है मैक्सिको। ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट यानी गेहूं और मेज सेंटर है, उससे संबंधित एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। ये नॉर्मन ई बोरलॉन्ग है, ये हरित क्रांति का जनक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हरित क्रांति का जनक कहते हैं। इसने क्या है, गेहूं और ये जो अपन कह रहे हैं चावल है, इसकी अर्धवामन किस्में बनाई थी। गेहूं और चावल की अर्धवामन किस्में बनाई थी, जिसके कारण उत्पादन काफी अधिक हुआ था। तो इस तरह से अपन कहते हैं जैसे कल्याण सोना है, सोनालिका है, ये किस्में बनाई थी। तो इन किस्मों के कारण क्या हुआ था, उत्पादन काफी अधिक हुआ था। ठीक है, तो अपने ध्यान रखना है कि ये नॉर्मन ई बोरलॉन्ग है, वो हरित क्रांति का जनक है। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति का मतलब यही होता है जो खाद्य उत्पादन है, जो धान उत्पादन है, उसमें बढ़ोतरी होना। ठीक है, पहले भारत क्या करता था, दूसरे देशों से धान आयात करता था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि एमएस स्वामीनाथन ने वो भारत में ऐसी किस्में लेके आए चावल और धान की, मक्के की, जिसके कारण बहुत अधिक उत्पादन हुआ। भारत आत्मनिर्भर तो हो ही गया, साथ ही धान और जो अपन कहते हैं गेहूं, उनको विदेश में भी निर्यात करना शुरू कर दिया। तो एक तरह से हरित क्रांति आ गई। तो हरित क्रांति मतलब होता है धान उत्पादन अधिक होना। ठीक है, अब अगला सवाल है संकर मक्का। जो संकर मक्का है उसमें कौन से एमिनो एसिड अधिक होते हैं? ये मक्के हैं, जो मक्का होता है उसका उत्पादन किया गया था, जिसको अपन कह रहे हैं संकर मक्का। इसमें कौन से एमिनो एसिड अधिक होते हैं? पहला ऑप्शन है लाइसिन आर्जिनिन, दूसरा है लाइसिन ग्लाइसिन, तीसरा है लाइसिन वैलिन और चौथा लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। तो आपको बताना है ये जो मक्का होता है इसमें एमिनो अम्ल की कमी के कारण क्या होता है कि एक तरह से क्वाशिक्योर और मेरेमस बीमारी होती है। तो ये लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अधिक वाले एमिनो एसिड वाले मक्के बनाए गए थे। जो कायिक संकर मक्के होते हैं उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल अधिक होते हैं। अब अगला सवाल है एटलस 66। एटलस 66 क्या है? एक गेहूं का पौधा है। ठीक है, इसमें क्या अधिक है? प्रोटीन अधिक है, वसा अधिक है, स्टार्च अधिक है या खनिज लवण अधिक है? तो ये जो एटलस 66 है ये कृषि पौधा है गेहूं का, इसमें प्रोटीन अधिक है। ठीक है, तो ये तो एक अच्छी बात हो गई कि अपन को पता है गेहूं में क्या अधिक होता है, स्टार्च। ठीक है, लेकिन इस गेहूं में क्या अधिक है? प्रोटीन। तो आपको पनीर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एटलस 66 लाओ बाजार से और आपके शरीर में प्रोटीन ही प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे अरे भाई मैंने गेहूं खाया और मुझे प्रोटीन मिला, क्या मिला? तो ये सवाल आता है परीक्षा में। निम्न में से कौन सी तकनीक गोवंश में वांछित गुणों में कमी ला देती? यानी गोवंश होता है उसमें जो अच्छे गुण है उसमें कमी कौन सी तकनीक लाती है? पहला ऑप्शन है अंतः प्रजनन, दूसरा ऑप्शन है बाह्य प्रजनन, तीसरा है बाह्य संकरण, उपयुक्त सभी। तो अंतः प्रजनन होता है, उससे क्या होता है कि एक ही तरह के जीन आते हैं उसके अंदर, जिसके कारण उसमें समयुग्मज अवस्था आती है और धीरे धीरे जो उपयोगी जीन है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। तो अंतः प्रजनन के कारण क्या होता है, वांछित गुण होते हैं उसमें कमी आती है। ये चीज ध्यान रखना। निकट संबंधी है उनके बीच में अगर क्या होगा, जनन होगा, तो उसको अंतः प्रजनन कहते हैं। एक ही नस्ल के जंतुओं के मध्य जो जनन होता है उसको अंतः प्रजनन कहते हैं। उसके कारण क्या होता है कि वांछित गुण कम होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब अगला सवाल नीली क्रांति, कई बार सवाल आ चुका है। ब्लू रिवोल्यूशन यानी नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से, मधुमक्खी से, मुर्गी से, अंडे से। तो आपको बताना मत्स्य पालन से। किससे संबंधित है? जो मत्स्य पालन किया जाता है उससे संबंधित जो क्रांति होती है उसको नीली क्रांति। 2-3 क्रांति मैं आपको बता दूं। रजत क्रांति पूछे तो आपको बताना है अंडे उत्पादन, अंडे ज्यादा बनते हैं तो उसको कहते हैं रजत क्रांति। श्वेत क्रांति पूछे तो दूध से, किससे है? दुग्ध से। ठीक है, और इसी तरह से नीली क्रांति पूछे तो आपको बताना है ये मत्स्य पालन से है। ठीक है, अगला सवाल है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है?
नई दिल्ली में है, जयपुर में है, लखनऊ में है या बेंगलोर में है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है बच्चों, तो ये अपने 6 सवाल हो गए हैं। अपने इस प्रकार इस चैप्टर के 36 सवाल हो चुके हैं। आप लोग सारे वीडियो देखें, 1 से 9 तक के चैप्टर के और इंपॉर्टेंट सवाल करने की कोशिश करें, आपके कितने राइट होते हैं। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा, उससे भी जुड़े और रोज 8:30 बजे टेस्ट देने की कोशिश करें। बच्चों अपन ये सवाल लिखे हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, आपने सवाल देखे, बहुत इजी सवाल है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहाँ स्थित है। तो अपन के एक और किताब में लिखा हुआ है इंडियन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऐसे भी लिखा हुआ है। दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना। परीक्षा में सवाल क्या है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछे तब आपको कटक बताना है, और आपको यहाँ अंतरराष्ट्रीय शब्द मिल जाए कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तब आपको फिलीपींस बताना है। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने में। ये डिफरेंट है। जो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और उल्टा सीधा लिख के आ जाते हैं जोश जोश में कि अरे आपको तो ये सवाल आता है, हमने तो कई बार पढ़ा है, जो उत्तर लिख के आ जाता है फिलीपींस। फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय क्या है, अंतरराष्ट्रीय। ये आपको थोड़ा नोट करना है। अपने क्या है कि ऑब्जेक्टिव सवाल है, नहीं आते तो आपको धैर्य बनाए रखना है और कॉपी में काटा काटी नहीं करनी है, सबसे आखिर में करना है जब 15-20 मिनट बचे, तब क्या पता कुछ हो भी जाए। अब आप इसका गलत मतलब मत निकालना। तो अपने ये है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो अपन कह रहे हैं कि ये कटक में स्थित है। ठीक है, और अब अगला है लेग हॉर्न किसकी उन्नत किस्म है। लेग हॉर्न आपके किताब के अंदर एक चित्र बना हुआ है, आप लोग ने देखा होगा, एक मुर्गी का चित्र है, उसमें मुर्गी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, उसमें पंख दिखाई दे रहे हैं, पीछे उसकी कलंगी दिखाई दे रही है, उसके वो मुर्गी की है। लेग हॉर्न किसकी उन्नत किस्म है, मुर्गी की। जर्सी किसकी उन्नत किस्म है, गाय की। ये गाय इतना ज्यादा दूध देती है, इतना ज्यादा दूध देती है कि आप बिलीव नहीं करोगे, एक गाय 170 किलो दूध देती है। ठीक है, आप कहोगे वाह सर, ऐसी गाय हमें हो जाए तो पूरे गांव को दूध हम ही सप्लाई कर दें। तो ये जर्सी किसकी उन्नत किस्म है, गाय की। अब अगला सवाल है मूंग। मूंग में पीत मोजैक वायरस और चूर्णिलासिता के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु कौन सी तकनीक अपनाई गई थी। ये सवाल बोर्ड में ऐसे कैसे छपा हुआ आया था, आपको बताना। पीत मोजैक वायरस है और चूर्णिलासिता के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए उत्परिवर्तन प्रजनन तकनीक अपनाई थी। यानी इसमें एक्स किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, ये किरणें गिराई गई और कुछ रासायन गिराए गए, जिसके कारण मूंग में सडनली मूंग के अंदर ऐसा गुण आ गया, मूंग के जीन बदल गए और मूंग ने कहा मुझे पीत मोजैक वायरस इंफेक्शन नहीं कर सकता है। तो उत्परिवर्तन द्वारा, किसके द्वारा, उत्परिवर्तन द्वारा मूंग के अंदर नई शक्ति आ गई। अब अपन कह रहे हैं निम्न में से कौन सी समुद्री मछली नहीं है। तो समुद्री मछली नहीं है, हिल्सा समुद्र में पाई जाती है, सरडाइन समुद्र में पाई जाती है, मैकरेल समुद्र में पाई जाती है। एक और नाम भी हो सकता है पॉमफ्रेट। कौन सा हो सकता है, पॉमफ्रेट है, ये भी समुद्र में पाई जाती है, लेकिन कतला है, रोहू है, रेबियो है, ये सब कहाँ पाई जाती हैं, ये सब साफ पानी में पाई जाती है। जो आपके आसपास तालाब होगा वहां कतला, राहू और रेबियो होगी, तो इसका उत्तर होगा डी। क्या होगा, डी होगा। बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू के कारण क्या होता है, मुर्गी पालन होता है वो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है, मुर्गियों को रोग होता है और मुर्गियां होती है बहुत अधिक मात्रा में मरती हैं। इसके कारण मुर्गियां होती हैं, उनके अंदर मांस होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, मुर्गियां पूरे झुंड का झुंड मुर्गियों का इन्फेक्शन होने के कारण पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो जाती है। तो बर्ड फ्लू क्या है, एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग नहीं है, और इस वायरस का नाम है H5N1। H5N1 ये नाम याद रखना है, इस विषाणु का नाम, यानी ये वायरस से होती है। तो उत्तर होगा ए और सी दोनों। अब अपन ने क्वेश्चन लिखे हैं, इसके बाद अपन एक एक लाइन के क्वेश्चन लिखेंगे 10-15, फिर ये चैप्टर है इसके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने ये क्या होगा, चैप्टर नंबर 9 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर अपन चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अपन इसमें क्या है 10-15 सवाल और लिख देंगे एक एक लाइन के, फिर अपने इसमें जितने भी सवाल होने लायक है वो सारे सवाल मैंने बता दिए हैं। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भारतीय नस्ल है। यानी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मधुमक्खी पालन करते हैं उसमें क्या होता है, मधुमक्खियां होती है उनसे शहद प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से मोम प्राप्त होता है।
तो भारतीय नस्ल कौन सी है? पहला एपिस मेलिफेरा, दूसरा एपिस इंडिका। इंडिका आई नाम पहचान लोगे, आई मतलब इंडिया, इंडिया मतलब होगा इंडिका। तो भारतीय नस्ल कौन सी है? तो आपको बताना एपिस इंडिका है, ठीक है। अब अगला सवाल है उन्नत नस्ल की मादा। ये एपिस डॉर्सेटा बहुत जहरीली मधुमक्खी होती है, खाते ही व्यक्ति मर जाता है, ठीक है। उन्नत नस्ल की मादा कौन से हार्मोन के इंजेक्शन द्वारा अंडों के निर्माण किया जा सकता है? यानी जब मादा होती है उस मादा में सुपर ओव्यूलेशन करना पड़ता है। 1 महीने में मादा क्या करती है? जैसे 1 अंडा देती है, ठीक है। मान लो अंडा दे रही है मादा, वो अंडे 1 ही अंडा दे रही है, तो अब अंडे चाहिए ज्यादा, अंडों की संख्या होनी चाहिए 6 से 8। तो कौन से हार्मोन के इंजेक्शन देंगे? अपन देंगे ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन के अगर इंजेक्शन मादा को दिए जाएंगे, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन के अगर इंजेक्शन मादा को दिए जाएंगे तो मादा क्या करेगी? 6 से 8 अंडे देगी। ये अंडे लेकर अपन क्या करेंगे? जो अच्छी किस्म का सांड है उसके साथ अपन इसको क्या कराएंगे? संकरण कराएंगे। और संकरण करा के फिर क्या बनेगा? 6 से 8 कोशिकीय एक भ्रूण बनेगा। फिर उसके बाद 8 से 32 कोशिकीय भ्रूण बनेगा। तो 8 से 32 कोशिकीय भ्रूण बनेगा, उसको अपन क्या करेंगे? सॉर्गेट मदर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और अच्छी नस्ल की जंतु प्राप्त कर लेंगे। तो अच्छी नस्ल का आपको सांड चाहिए, अच्छी नस्ल की गाय चाहिए, तो आप सबसे पहले अच्छी नस्ल का जो गाय है उसको एक हार्मोन खिलाओ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो ज्यादा अंडे देगी। उन अंडों को बाहर निकालो और अच्छी नस्ल के जो सांड है उसके शुक्राणु और अंडाणु मिलाओ और फिर 8 से 32 कोशिकीय की अवस्था का एक भ्रूण बनता है। उस भ्रूण को यहां से निकालकर उस गाय के गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित कर दो। तो इस तरह से ये तकनीक होती है, इससे क्या होता है? कृत्रिम गर्भ धारण किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके भी अपन क्या कर सकते हैं? ये ज्यादा से ज्यादा संख्या में नस्ल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तकनीक को MOET भी कहते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है MOET क्या है, मैंने प्रथम वीडियो के अंदर बताया पूरा इसको, इस तकनीक को आप देख लेना। अगला है संकरण द्वारा सरसों की कौन सी किस्म तैयार की गई जो श्वेत कीट प्रतिरोधक है? संकरण द्वारा जो तकनीक विकसित की गई थी, संकरण द्वारा सरसों की कौन सी किस्म तैयार की गई जो श्वेत कीट के रोग प्रतिरोधक है? आपकी बुक में 2 टेबल दी हुई बच्चों, उन टेबल को आप अच्छी तरह याद रख लेना। उसमें से एक हिमगिरी वाला गेहूं की उन्नत नस्ल की किस्म है, पूसा सदाबहार है, पूसा स्वर्णिम है, 3-4 किस्में, उनकी टेबल को आप याद कर लेना। एक सवाल उस टेबल में से जरूर आता है। अब अपन कह रहे हैं ये पूसा स्वर्णिम है, जो स्वर्णिम है वो क्या है? सरसों की किस्म है। किसकी है? सरसों की किस्म है। इसको आसानी से कोई रोग नहीं लगता है। कौन सा रोग नहीं लगता है? श्वेत कीट रोग नहीं लगता है। अगला सवाल है गेहूं की कौन सी किस्म अर्धवामन उच्च उत्पादन व रोग प्रतिरोधक किस्म है जिसके कारण भारत में हरित क्रांति आई? यानी ऐसी कौन सी किस्म है जो अर्धवामन यानी कि ज्यादा लंबी नहीं है, उच्च उत्पादन करती हैं, रोग प्रतिरोधक है, जिसके कारण भारत में हरित क्रांति आई? पहला है कल्याण सोना, दूसरा सोनालिका, तीसरा हिमगिरी, चौथा ए और बी दोनों। तो ये कल्याण सोना और सोनालिका दोनों ऐसी किस्में जिसके कारण भारत में हरित क्रांति आई थी। अगला सवाल है सेकेरम बारबरी। सेकेरम बारबरी और सेकेरम ऑपिसिनेरम 2 होते हैं, गन्ने की अलग किस्में होती हैं। सेकेरम बारबरी पाई जाती है तो आपको याद रखना है ये पाई जाती है उत्तरी भारत में। कहां पाई जाती है? उत्तरी भारत में है। तो बाबर है वो उत्तर भारत में, मान लो आप कह रहे हो रहता था, दिल्ली में राज करता था, तो ऐसे याद रख लेना बारबरी, वो बाबर से याद रखना, ठीक है। वो फिर दक्षिण की तरफ जाने लगा तो दक्षिण पर उसका राज नहीं था, तो दक्षिण आपके उत्तर नहीं होगा। आप इसमें अक्कड़ बक्कड़ मत खेलना, उत्तर याद रखना, उत्तरी भारत में। सेकेरम बारबरी पाया जाता है उत्तरी भारत में। ये जो सेकेरम बारबरी किस्म है, इस किस्म की विशेषता ये है कि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर तना पतला होता है और शर्करा अंश कम होता है। फिर अपन क्या करते हैं? सेकेरम ऑपिसिनेरम के साथ संकरण कराते हैं और एक नई किस्म बनाते हैं जिसमें तना मोटा और शक्कर ज्यादा होती है। ऐसी किस्म का निर्माण किया गया। अगला सवाल है चिकनी पत्तियों वाली और नेक्टरविहीन कपास की किस्में किस पीड़क के प्रतिरोधी होती है? यानी कपास होता है, उसको अगर कपास के अंदर ये गुण है कि उसमें क्या है? वो नेक्टर विहीन है। कैसा है? नेक्टर विहीन है और उसमें चिकनी पत्तियां, तो उसको पीड़क नहीं खाता, कोई कीट नहीं खाता है। तो कौन सा कीट नहीं खाता? बॉलवर्म। कौन सा कीट नहीं खाता है? बॉलवर्म नहीं खाता है। ये स्टेन सो फ्लाई है, ये तो गेहूं के अंदर है। किसके अंदर है? गेहूं के अंदर है।
और ये जेसिड है ये आपको बताना है, दूसरे अन्य जैसे मक्का वगैरह उसके अंदर है। लेकिन इस बॉल वर्म कीड़े को याद रखना है कि ये किस में है, ये कपास के अंदर खाता है, इस कपास को। ठीक है बच्चों, वीडियो देखें, टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन अटेंड करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो 1 से लगाकर 9 तक के चैप्टर के इंपॉर्टेंट के, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।